नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। जो भी बच्चे क्लास के अंदर आए फटाफट से मुझे बता दीजिए, जल्दी स्टार्ट करिए। गुरुजी अभय तिवारी का ऐसा कहना है। अभय तिवारी बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं। इसके अलावा क्लास के अंदर जो बच्चे आ चुके हैं, ठीक ठाक लेवल पे बच्चे क्लास के अंदर जुड़े हैं। और जैसे गुड मॉर्निंग मास्टर आके कर रहे हैं, ईशान जो है, ईशान आके कर रहा है गुड मॉर्निंग मास्टर, आगे लगा रखा है इसने फ्लावर। मैं आपको बता दूं, फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। इस तरीके से कहने वाले लोग आज की डेट में कुछ भी नहीं है, इसी वजह से मैं इस तरीके की कोई भी बात नहीं कहता हूं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। संभव सीरीज आपके सिलेक्शन को संभव बनाने के लिए पूर्णतः कार्यरत है और इसी सीरीज के माध्यम से मैं आपको वो चीजें पढ़ाने वाला हूं जो अलग ही लेवल पर होंगी। ओम पार्वती है पते हर हर महादेव, कपिल ने भी आके क्लास के अंदर कह दिया है और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुका है जिससे कि आज की क्लास के इस पूरे माहौल को पूरा का पूरा हिला दिया जाए। अगर मैं पूरी कॉन्सेप्ट की बात करूं, यह क्लास ना केवल एसएससी जीडी बल्कि एसएससी एमटीएस के लिए भी बहुत खास होने वाली है। इसी वजह से यह क्लास आपको देखने को मिल रही है। पॉलिटी का वन शॉट है, इससे पहले मैं हिस्ट्री का वन शॉट भी ले चुका हूं, ठीक है, इसके बारे में भी मैं बात करता हूं। पुलिस आ गई, पुलिस भी क्लास के अंदर आ चुकी है। अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। इस सीरीज का नाम है संभव सीरीज। संभव सीरीज का काम है आपके सिलेक्शन को संभव कराना। सीरीज का नाम क्या है? संभव सीरीज सीरीज का नाम है और इसका काम है आपके सिलेक्शन को संभव कराना। संभव सीरीज में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं वो भी आप देख लीजिए। दैट इज संभव सीरीज। संभव सीरीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी। इसमें हम डिस्कशन किसका करने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। सर मेरा नाम ईशान है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी के। देखो, पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि संभव सीरीज के अंदर पहले हम बात करेंगे। हिस्ट्री को मैं ऑलरेडी डन कर चुका हूं। इससे पहले मैं स्टैटिक के 4 सेशन ले चुका था। स्टैटिक जीके के 4 सेशन में ऑलरेडी ले चुका था। आज मैं हिस्ट्री को कवर कर चुका हूं। इसके बाद हम पॉलिटी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आप सभी पॉलिटी के क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यहां जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। यहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस दोनों ही लेवल के एग्जामों के होंगे। जीडी के, एमटीएस के, और साथ में कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो सीजीएल लेवल के आपको यहां देखने को मिलने वाले हैं, या सीजीएल लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ना केवल सीजीएल बल्कि सीपीयू और सीएचएसएल से भी सवाल आने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं, ठीक है तो फटाफट बताइए। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। आग के पास कभी मॉम को लाकर देखूं तो, इजाजत तो दो तुझे हाथ लगाकर देखूं तो, ऐसा अभय तिवारी का कहना। अभय तिवारी बहुत गलत आदमी है, लगता है मॉम फैक्ट्री में पहले काम करते थे। अगर मैं आपको क्लियर तौर पर बात बताऊं तो यह आपको देखने को मिल रही है, ये वाली जो क्लास आपको वर्तमान में देखने को मिल रही है, यही आपकी क्लास है। इसके अंदर लाइक करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं और यही वो सीरीज है जो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में देखने को मिल रही है, संभव सीरीज, जिसके अंतर्गत मैं पहले आपको स्टैटिक जीके करा चुका हूं, उसके बाद में आपको हिस्ट्री भी करा चुका हूं और आज की क्लास में मैं आपको पॉलिटी के वन शॉट क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट बताइए, सो दैट कि आपके लिए चीजों को क्लियर करा पाऊं। क्वेश्चंस आपके समक्ष अब आने शुरू होंगे, भौकाल कटना शुरू होगा। ठीक है, चलो ये लीजिए। पहला ही सवाल है, एमटीएस 2024 में आया हुआ सवाल है। सवाल बहुत जोरदार है। पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है? बात को समझना, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो ही कब जोड़े गए हैं। अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की ही बात करता हूं, ये 42nd संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े जाते हैं। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो स्वर्ण सिंह समिति जो आपको देखने को मिलती है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा बताया गया था कि प्रारंभ में इनकी संख्या 8 होनी चाहिए, बट ये लागू जो होते हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू कितने होते हैं? 10 होते हैं। वर्तमान में कितने सर? वर्तमान में आपको देखने को मिल जाएंगे 11 देखने को मिल जाएंगे, और जो 11वां था वह सन 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। करेक्ट आंसर है। एजुकेशन से संबंधित आपको ये देखने को मिलता है, ये जोड़ा जाता है 2002 में। बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो आपको देखने को मिलते हैं किस देश से लिए गए हैं, अक्षय कुमार भाई बताइए, या किस देश से लिए गए प्रावधान हैं? तो सर मौलिक अधिकारों के जो कॉन्सेप्ट आपके पिक किए गए हैं ये यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको ली गई हैं ये कहां से ली गई, कहां से यह ली गई है, कहां से? तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपकी ली गई हैं ये कहां से ली गई हैं। बहुत तगड़े तरीके से इसके बारे में याद रखना कि सर जी फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप यहां पर देखते हैं इनको कहां से पिक किया गया है,
सर फंडामेंटल ड्यूटीज हैड बीन पिक फ्रॉम वेयर, सर यूएसएसआर से ये लिए गए हैं, सोवियत संघ जिसको कहा जाता है, जिसको रशिया के तौर पर भी जाना जाता है, वहां से इनको पिक किया गया है। अगला सवाल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्थिति किसकी है? कैसी है राष्ट्रपति की स्थिति वो बताइए। द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसको हम किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इसके बारे में बताइए कि भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर जो प्रेसिडेंट है, इसकी स्थिति आपको कैसी वर्णित होती देखने को मिल जाती है। बात करते हैं। सर क्या राष्ट्रपति तानाशाह है? क्या राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है? क्या राष्ट्रपति रियल एग्जीक्यूटिव है? या फिर यह राजा आपको देखने को मिलता है? राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में फटाफट से बताइए। देखो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति की स्थिति हम देखते हैं, ये केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। इसी चीज को डिजूर भी कहा जाता है, इसी चीज को डिजूर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर यह एक नाममात्र कार्यकारी है, इसके नाम से सभी कार्य होते हैं, लेकिन इनकी खुद की भूमिका नहीं होती, इनके नाम से ही सभी कार्य देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य होते हैं, नाम से सभी कार्य होते हैं, पर इनकी भूमिका नहीं होती। सभी कार्य होते हैं, कार्य होते हैं, और ये बात कहां लिखी होगी? कार्य होंगे। ये बात आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 53 के अंदर। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि कोई भी संधि, कार्य जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, 53 में लिखा है। वास्तविक प्रमुख आपका कौन होता है? डी प्रैक्टो आपको कौन देखने को मिलता है? सर डी प्रैक्टो की बात करें तो यह हमारा पीएम होता है। वास्तविकता में कार्यों को कराने की जो रियल ऑन ग्राउंड जिम्मेदारी होती है वो हमारे पीएम की होती है, जो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, लीजिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? देखो कमाल की बात यह है कि सवाल आना तो हिस्ट्री में था, बट गलती से यहां आ गया, लेकिन सवाल बहुत लल्लू लाल है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं मेरे भाई, बात को ध्यान से समझिए, जीडी की क्लास है, यहां मजे लेने का नहीं। ठीक है पंकज, आगे बताओ। कैनिंग को अगर हम देखते हैं, कैनिंग आपको देखने को मिलता है, यह वो पर्सन था जो 1857 की क्रांति के दौरान था। 57 की क्रांति के दौरान आपको यह देखने को मिल जाएगा। लिटिन जो आपको देखने को मिल जाएगा, इसके समय में पहली बार भारत के अंतर्गत आपकी जनगणना शुरू होती है। डलहौजी 1848 से 56 तक रहा है। रेलगाड़ी इसके टेन्योर में चली। विद डिस्पैच एक्ट आया और इसने ही जो आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज होता था, उसके एग्जाम को कॉम्पिटिटिव लेवल पे कराया। विलियम बेंटिंग वाज द पर्सन जिसके द्वारा कहा जाता है इसी ने सती प्रथा का अंत किया था, और यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी यही था। भारत का पहला गवर्नर जनरल भी आपको यही देखने को मिलेगा। ये कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल भी यही था, पहला गवर्नर जनरल आपको यही देखने को मिलेगा। तो याद रखना, भारत का पहला गवर्नर जनरल भी आपको यही देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में भी तगड़े तरीके से चीजों को याद रखना। अगला सवाल हम बात करते हैं, भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? पूछा जा रहा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सर रिलीजन के संबंध में आपको सवाल देखने को मिला है। अब सवाल क्या है? ठीक है, चलिए देखो, बहुत प्यार से हम बात करते हैं, सारे काम प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे। रुद्राक्ष, मेरी बात को समझिए, आर्टिकल 77 में केवल कार्यकारी विस्तार है, मंत्रियों के कामों की व्याख्या की गई है, साथ में ही बताया गया है कि मंत्री किस लिए प्रमुख होंगे, उसमें व्यापार का विभाजन भी किया गया है। यहां ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं 25 से 28 जो बात देखने को मिलती है, यह आपको देखने को मिलेगी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन आर्टिकल्स में है। तो 25 से लेकर 28 आर्टिकल आपको देखने को मिलता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, भारत का पहला वायसरॉय कैनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। कैनिंग जो था ये फर्स्ट वायसरॉय भी इंडिया का था। इंडिया का पहला वायसरॉय की अगर मैं बात करता हूं, वो आपको कैनिंग देखने को मिलता है, वायसरॉय कैनिंग आपको देखने को मिलता है। यह रहा, मैंने बता दिया 21 से लेकर 24 कोई क्लॉज नहीं है, 29-32 कोई नहीं है, 24-28 कोई नहीं है, 25 से 28 तक है। अब 25 का मतलब है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप जिस धर्म को चाहें, जिस विचार को चाहें मान सकते हैं, धर्म को फॉलो कर सकते हैं। 26 में धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है, यानी आप अपने रिलीजन से संबंधित जो भी आपका कोई भंडारा है या कोई अन्य चीज है, उस चीज को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये पॉइंटर भी आपको यहां दिया जाता है। 27 में है कि धार्मिक संस्थाएं टैक्स फ्री होंगी, और 28 के अंतर्गत क्या है कि भैया शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जो भी आपके धार्मिक प्रावधान होंगे वो बाध्यकारी नहीं होंगे, जो चाहे वो माने, जो ना चाहे वो ना माने। अगला सवाल, भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य को क्वेश्चन मार्क अनुच्छेद
पूरक बनाता है, तो इसके बारे में बताइए। आर्टिकल ऑफ सप्लीमेंट्स द 11th फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि 11वें मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद पूरक बनाता है, तो किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा? 11वां मौलिक अधिकार किस चीज का पूरक है? फटाफट बताओ। ऑर्केस्ट्रा, जागरण ऑर्केस्ट्रा, हाँ लौंडा नाच भी कराएंगे, क्या बात कर रहे हो? सो दिल्ली पुलिस के आंसर की कब तक आएगी? आज पेपर खत्म हुए 8 से 14, कल आ जाएगी दिल्ली पुलिस के आंसर की, कल दिल्ली पुलिस के आंसर की आ जाएगी। और दिल्ली पुलिस के आंसर की का सबसे पहला सॉल्यूशन जो अगर कोई कराएगा तो वो हम कराएंगे। दिल्ली पुलिस के आंसर की का सबसे पहले सॉल्यूशन अगर कोई कराएगा हम कराएंगे, जानी हम। अगर हम बात करते हैं, यह आर्टिकल 21 का पूरक है, क्योंकि 21 आर्टिकल के अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि भाई हमें जीने की आजादी होगी, लेकिन 21A के अंदर क्या लिखा हुआ है? 21A में बताया जाता है आपका शिक्षा का अधिकार। वही चीज आपको 11वें मौलिक कर्तव्य में भी देखने को मिलती है। 21 के ए में आपको यह सर्टेन तरीके से देखने को मिलता है, 21 के ए में आपको यह सर्टेन प्रकार से देखने को मिल जाता है। इसके बारे में आपको चीजें याद रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से इसका आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं 21 का, ये हो गया है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है। जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है उसकी नियुक्ति और इसके कर्तव्यों से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल देखने को मिलेगा? सर 74 में क्या बताया जाता है? बताया जाता है कि एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, जिस मंत्री परिषद का कार्य क्या होगा? मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? सर इस मंत्री परिषद का जो मुखिया देखने को मिलता है वो पीएम होता है, और इस मंत्री परिषद की सलाह ही, इसकी सलाह पर ही कौन काम करता है? इसकी सलाह राष्ट्रपति के द्वारा मानी जाती है। राष्ट्रपति इनकी सलाह लेता है और राष्ट्रपति ही इनको सलाह देता भी है। अनुच्छेद 80 में आपको देखने को मिलती है राज्यसभा, 76 में अटॉर्नी जनरल है, 81 में लोकसभा है। करेक्ट आंसर 76 है, अटॉर्नी जनरल है। वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं आर वेंकटरमणी, वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं अटॉर्नी जनरल। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आर वेंकटरमणी आपको देखने को मिल जाएंगे, आर वेंकटरमणी आपको देखने को मिल जाएंगे, यहां पर है। अब एक अटॉर्नी जनरल के पास स्पेशल पावर भी होती है, एक अटॉर्नी जनरल के पास स्पेशल पावर भी होती है, जो स्पेशल पावर आर्टिकल 88 में होती है। और वो 88 में पावर क्या है? 88 में पावर है कि अटॉर्नी जनरल अगर चाहे तो किसी भी समय भारत के अधीन किसी भी न्यायालय में या किसी भी सदन में बैठ सकता है, ठीक है, ये क्षमता इनके पास होती है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग को हर कितने वर्ष में नियुक्त किया जाना चाहिए? तो फटाफट बताइए, वित्त आयोग को हर कितने वर्ष में नियुक्त किया जाना चाहिए? इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, फटाफट बताओ। सर वित्त आयोग प्रत्येक 5वें वर्ष बनता है, ठीक है। चलिए, वित्त आयोग प्रत्येक 5वें वर्ष आपको देखने को मिलता है, 5th ईयर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें पहला बना था 1951 में, ठीक है, 1951 में आपको ये देखने को मिलता है। 1951 में गठन होता है फाइनेंस कमीशन का। पूछा जाए प्रथम आपके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिलते? केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी देखने को मिले थे। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है जो 2026 से 31 तक जाएगा। हेड है इसके अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल है। अगला सवाल, लॉर्ड रिपन ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार किया था? रिपन के द्वारा एक सुधार किया गया था। रिपन ने बताइए कौन सा सुधार यहां पर किया है? बिना परेशान किया इसमें हम बात करेंगे। सर द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन क्या रिपन करेगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या रिपन लेकर आएगा? फटाफट बताओ। सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया इसने जरूर था, लेकिन ये श्रमिकों के लिए कैसे काम कर पाएगा? श्रमिकों के लिए तो काम नहीं कर पाएगा। तो कौन सा आपको इसके अंदर आंसर देखने को मिलेगा? मेजरली लोगों का फिर से कहना है कि सर इसके अंदर सी होगा। बेटा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1881 में हटाया जा रहा है, बट ये श्रमिकों से रिलेटेड कैसे देखने को मिल जाएगा, मुझे ये बताइए। मुझे आप सिंपली इसमें ये बताइए कैसे ही सही हो जाएगा, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। बिना किसी परेशानी के आप बात बताना, ठीक है, थोड़ी बुद्धि लगाइए। तो लोगों का कहना है बी होगा। देखो फैक्ट्री एक्ट जो आपको देखने को मिलता है वो 1881 में देखने को मिलता है। फैक्ट्री अधिनियम के कारण ही मजदूरों को फायदा हुआ था।
होने के लिए तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1881 में इसने क्या किया था, दशकीय जनगणना को शुरू किया था। डिकेडिकल जो जनगणना है, सेंसस होती है, दशकीय जनगणना, इसको शुरू भी इसी ने किया था, दशकीय जनगणना को। ठीक है, दशकीय जनगणना को शुरू भी इसी ने किया था। ये भी एक पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसको बोलते हैं डिकेड सेंसस, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिकेड सेंसस, भी इसी को बोला जाता है, डिकेड सेंसस। ठीक है, ये भी इसी ने स्टार्ट करी थी 1881 में। दूसरा फैक्ट्री एक्ट भी यही लेकर आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने हटाया था, इसने इसको हटाया था। ठीक है, तो मजदूरों के हित कहां पे संरक्षित होंगे, मजदूरों के हित संरक्षित होंगे फैक्ट्री एक्ट में। अगला सवाल, भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। भारत संविधान की मूल संरचना किस पर आधारित है, यानी जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको कहां से पिक किया गया है, फटाफट बताइए। राज पंडित जी क्लास में आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्लास के अंदर आप देख रहे हैं छात्रों की संख्या कम है। ठीक है, क्या ये चीज मुझे डिमोटिवेट करेगी आगे क्लास लेने के लिए? ये मुझे सुधार करने पर मजबूर करेगी कि हाँ भाई, मैं ऐसा क्या और करूं जो छात्रों के लिए और बेहतर हो पाए। सिंपल सी बात है। देखो, मैंने झुकना नहीं सीखा, मैंने रुकना नहीं सीखा, सीखा है मैंने आसमान में जाना, सीखा है मैंने चीजों को बेहतर बनाना, सीखा है मैंने छात्रों के लिए बेहतर करना, सीखा है मैंने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना। ना हम कभी फेक रहे हैं, ना भविष्य में कभी फेक रहेंगे, ना हमने कभी गलत किया है, ना आगे भविष्य में गलत करेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा आपको साथ लिए हुए। ठीक है, चलिए, मैंने आपसे पूछा है भारतीय संविधान की मूल संरचना। वैसे अगर मैं केस की बात करूं तो मूल संरचना का मतलब यहां पर क्या है, सर जी पूछा जो बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, वो कहां से उठा है। देखो, भारत के संविधान का लगभग 60% जो हिस्सा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो अगर हम बात कर रहे हैं, ये भारत का संविधान आपको देखने को मिल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान आपका ये है। तो भारत के संविधान का लगभग इसका 60%, इसका लगभग 60% वो है जो 1935 एक्ट से लिया गया है, या 1935 अधिनियम से लिया गया प्रावधान है। कहां से लिया गया, 1935 अधिनियम से लिया गया प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय संविधान की मूल संरचना यह 1935 अधिनियम से ली गई थी। भारतीय संविधान की मूल संरचना 1935 अधिनियम से ली गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इस चीज को समझ पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक बात, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं अगले प्रावधान की तरफ, आगे हम बात करते हैं अगले प्रावधान की तरफ जो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो 1935 का अधिनियम है, इसके अंदर आपको 321 आर्टिकल देखने को मिले थे, 14 पार्ट्स देखने को मिले थे, और 10 इसके अंदर अनुसूचियां देखने को मिली थी, और भारत के संविधान का लगभग 60% यहीं से पिकअप हमने कर दिया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, फटाफट बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारत के अंदर शासन प्रणाली में आपको देखने को नहीं मिलता, इसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से आपको बताना होगा कौन ऐसा है जो आपका फीचर आपको वर्तमान में भारतीय संसद में आपको देखने को नहीं मिलता। सवाल के बारे में जवाब दीजिए। सवाल नंबर है आपका 11वां क्वेश्चन है, बताओ। ये एमटीएस 2024 का सवाल है। सारे सवाल लेटेस्ट होंगे, पुराने घिसे पिटे सवालों को कराना हमारी आदत नहीं रही है, कराते हैं तो बेहतरीन कराते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। सर जीडी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, चाहे जल्दी आएगा। जय भद्रकाली, जय भद्रकाली भाई। ठीक है, लिखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, निचले सदन का विघटन होता है। ठीक है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है। मंत्रियों की विधायिका में सदस्यता नहीं होती है। नॉन मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेटिव, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, बहुमत दल का शासन रहता है। परफेक्ट है भाई। नॉन मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेटिव, मंत्रियों की विधायिका में सदस्यता नहीं होती, गलत बात है। जबकि हमारे यहां तो ये होता है, मंत्रियों से जो विधायिका बनी होती है वह उसमें सदस्य लेते ही लेते हैं। अगर मंत्री वहां पर सदस्यता ना ले तो विधायिका का निर्माण ही संभव नहीं है। तो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि विधायिका का निर्माण संभव अगर है किसी चीज से तो वह उन्हीं मंत्रियों से है जो यहां पर होंगे। अब यहां अगर हम बात करते हैं विधायिका में सदस्यता नहीं होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बिना मंत्री परिषद के आप कानून कैसे बनाओगे। जय महाकाल, जय महाकाल भाई। आगे बढ़े। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामले में
नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करे अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर। मतलब इसको बोला जाता है राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? दिस इज नोन एज राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको कहा जाता है। या इसको राइट टू वर्क भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं राइट टू एम्प्लॉयमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं राइट टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, इसको आप एम्प्लॉयमेंट की भांति भी याद रख सकते हैं, या चाहें तो आप इसको राइट टू वर्क की भांति भी याद रख सकते हैं। दोनों ही केसेस के अंदर इसको याद रखा जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़े से पॉइंटर्स की चर्चा करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? 41। इसी में बात बताई गई है। 12वें राज्य शब्द की परिभाषा है, आर्टिकल 20 के अंदर है, गिरफ्तारी के बाद जो दोष सिद्धि होती है, तो दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। 32 में आपको रिट देखने को मिलती है। रिट 5 प्रकार की है, रिट ऑफ सैरिटोरी, क्यू वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और आपकी हिबस कॉर्पस। ये 5 प्रकार की रिट आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को कहां से लिया है? बताइए। जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो हमने कहां से लिया है? ठीक है, चलिए याद रखा, फटाफट बताइए। आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, ऐसा कहना है दीपक जांगिड़ का। थैंक यू दीपक भाई। ठीक है, अच्छा मेरी बात को समझना, आप कभी ये मत सोचना कि छोटी मोटी चीजें ये मुझे परेशान करेंगी या कोई दिक्कतें आएंगी, ना ना। ठीक है, आप लोगों ने मिलके कह दिया आप अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे पता है कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, तो मुझे कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से नदी का काम बहना, सूरज का काम चमकना है, उसी प्रकार से मेरा काम आप लोगों के लिए चीजों को बेहतर करना है, मैं करके रहूं। जो बच्चे इस क्लास के अंदर लाइव नहीं आ पाए, अभी तो इस क्लास को बहुत समय बाद रिकॉर्डेड भी देखे, अभी इस क्लास को रिकॉर्डेड देखें 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन भी बेहतर रहे और आपका भविष्य भी उज्जवल रहे। जरूरी नहीं है कि हर चीज हर कोई कर पाए, कुछ चीजें कुछ लोग नहीं कर पाते, और उन्हीं कुछ चीजों को जो लोग कुछ नहीं कर पाते उसी चीज के लिए आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू डुगू। हम बात करें यूएसए की, हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, यहां से हमने नहीं ली, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। हालांकि हमारे यहाँ पर ये जो ब्रिटेन से लिया गया सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। संसदीय प्रणाली संपूर्णतः किस बारे में काम करती है? संसदीय शासन प्रणाली ही भारत में विधायिका का उल्लेख करती है। भारत के अंदर लेजिस्लेटिव का उल्लेख इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इवन भारत के अंदर ये संसदीय प्रणाली के अंदर कॉन्सेप्ट जो चलता है वो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम चलता है। शासन प्रणाली के अंदर आपको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है, जो आपको यहाँ स्पष्टतः देखने को मिल जाएगा। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम आपको स्पष्टतः देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अपनाए जाते समय संविधान में 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? सर 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। अगर ये सवाल में विदाउट टैग ले आता तो बच्चे कहते सर ये लल्लू सवाल क्यों करा रहे हो? बच्चे इसी वजह से मैं एमटीएस के जो सवाल आए हुए हैं वही करा। ठीक है, चलिए सर मैं आपको 2023 से फॉलो कर रही हूं, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि इस बार आपकी नौकरी पक्की होनी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आप मुझे जॉब पे रहते हुए फॉलो करना, आप अपने बाकी एग्जाम्स के लिए जैसे सिविल्स के लिए फॉलो करना, बाकी चीजों के लिए फॉलो करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। मल्टी पार्टी सिस्टम, अच्छा। दूसरा है टू पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम। तो ये हम देखते हैं कहां पे चलता है। सर अगर यूएसए को हम देखते हैं तो यहाँ टू पार्टी सिस्टम चलता है, चाइना के अंदर आपका सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, और भारत के अंदर आपका क्या चलता है? मल्टी पार्टी सिस्टम आपका चलता है। यानी पहले का आपको जो देखने को मिल जाएगा, पहले का सी है, 2 जगह हो सकता है, दूसरे का आपका ए है, केवल यही है। करेक्ट आंसर डी हो गया। यूएसए के अंदर 2 ही आपकी पार्टियां चलती हैं। यूएसए में आपको 2 ही पार्टियां चलती हैं, ठीक है, याद रखना। और वो 2 पार्टी कौन कौन सी होती हैं जो यूएसए की चलती हैं? डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले आपका सीजीएल का बैच लिया था सर, तब एज नहीं थी फॉर्म भरने के लिए, अब हो गई है, दिल्ली पुलिस का लिया है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आप चीजों को बहुत अच्छा करेंगे भाई, इशू नहीं होगी आपको। ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट है, द सेक्युलर वर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? जो आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द देखने को मिलता है, वास्तविकता में यह शब्द कभी नहीं जोड़ा गया, इसके स्थान पर पथ निरपेक्ष शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए
देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पथ निरपेक्ष शब्द आपको देखने को मिलता है, पथ निरपेक्ष शब्द आपको देखने को मिलता है। तो जो पथ निरपेक्ष शब्द होता है जिसको हम सेक्युलर बोलते हैं, तो जो सेक्युलर शब्द है इसको भारत के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। फिर को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका यह जो शब्द है इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कमांडो भाजी, बहुत बढ़िया, खिलके के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उल्लेखित है? बताइए, आर्टिकल 21 किस लिए बात करता है? एक एक पॉइंटर की हम बहुत तगड़े तरीके से बात करेंगे, एक एक पॉइंटर की हम बहुत तगड़े तरीके से बात करेंगे। बताइए तगड़े तरीके से, ठीक है। चलिए, कई बार क्या होता है ना कि जैसे व्यूवर्स कम होते हैं, बाद में व्यू कम आते हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं जो मुझे नीचा दिखाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको भी खुश होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि सबका खुश रहना जरूरी है, एक संतुलन बना रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो भैया संतुलन बना रहना चाहिए, तो उसी आधार पे हम भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो खुश हो रहा है उसे खुश होने दीजिए, ठीक है, वो भी जरूरी है? देखो मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ, सबका भला सोचता हूँ। देखो, राइट टू फ्रीडम है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी आपको देखने को मिल जाती है जो 21 आर्टिकल में देखने को मिलती है, जो करेक्ट आंसर है। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24 में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में देखने को मिलती है। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन ये आपको 19 में देखने को मिलती है, 25 से 28 में भी देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको समझ पाए। मानव तस्करी को रोकना है एग्जैक्टली 23 में है, और समानता का अधिकार कानून के समक्ष समानता आपको 14 में देखने को मिलता है। मैरिज रिलीजियस अफेयर ये 25 में आपको देखने को मिलता है। ये कहां देखने को मिलता है बच्चे? यह आपको 25 में देखने को मिलता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें ए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे अगला सवाल देखने को मिलता है। भारत के संविधान ने विभिन्न देशों से और क्वेश्चन मार्क से भारत सरकार अधिनियम के कई प्रावधान उधार लिए हैं। 1935 अधिनियम से विभिन्न देशों से लगभग 60 देशों के संविधान को गो थ्रू किया गया था, लगभग 60 कंट्रीज के संविधान को गो थ्रू किया गया था, तब कहीं जाकर आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से चीजों को उठाकर इसको बनाया गया था बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है, कानूनी अधिकार के पद के लिए योग्य होने के बावजूद श्री एक्स को उक्त पद के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। एक्स किस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए? बहुत बढ़िया, तगड़ा सवाल आपके सामने है। मान के चलिए आप ही हैं, आप मेरिट से ज्यादा नंबर लेके आते हैं, उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन ना हो। आप मेरिट से ज्यादा नंबर लेके आए, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो, तो बताइए आपका कौन सा ऐसा अधिकार है जो यहां पर आपको नहीं मिल पाया? Despite being eligible for the job of legal officer, Mr. X was not called for an interview for the aforementioned post. Which of the right was Mr. X unable to exercise? कौन सा अधिकार इनको नहीं मिल पाया? सर इनको एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 16, अवसर की समानता, ठीक है। अगर हम बात करें, यहां आपको देखने को मिलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको अवसर की समानता बोलते हैं, जो इनको नहीं मिल पाई। तो यह है अवसर की समानता, आर्टिकल 16, इनको नहीं मिल पाई और इनके साथ भेदभाव किया गया। जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, ठीक है, यह चीज आपको आर्टिकल 16 के 4 में ही देखने को मिलती है, मेरिट में कम ज्यादा होना। शिक्षा का अधिकार 21A, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण 22, कानून के समक्ष समानता 14, ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से संघ सरकार का विधायी अंग कौन सा है? ये भी एमटीएस 2024 में पूछा गया है। इससे पहले ये सवाल सीजीएल 2024 में भी पूछा गया था। डिट्टो सेम सवाल इसके अंतर्गत आपको देखने को मिला था, सेम सवाल आपको देखने को मिला है ये, ठीक है। चलो याद रखिएगा, तगड़े तरीके से बताइए कमांडो भाजी। अर्जुन चौरसिया और चौरसिया कैसन बा, मजा बानी के नहीं? फटाफट बताइए। अगर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से संघ सरकार का विधायी अंग कौन सा है, यानी कौन सा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, वो कौन सा है? सर यूनियन गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन आपको देखने को मिलता है वो पार्लियामेंट है,
दैट इज पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो पार्लियामेंट आपको देखने को मिल जाएगा, यह इंपोर्टेंटली आपको देखने को मिल जाएगा क्या बोला, यह आपका विधायी अंग है। मतलब केंद्र के स्तर पर कानून कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट में विधायी अंग का मतलब होता है लॉ मेकिंग कौन करता है। भाई सिंपल सी बात है, सेंटर में लॉ मेकिंग की जाती है संसद के द्वारा, तो करेक्ट आंसर संसद ही होगा। अगर राज्य के लेवल पर यह बात होती, व्योम पाजी, अगर राज्य के लेवल पर यह बात होती तो विधानमंडल इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या होती है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, चलिए आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। डिट्टो छपा का छपा आर्टिकल 74 में लिखा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, व्योम कैसे हो, व्योम कर रहे हो रोज अनुलोम विलोम, नाम ही तुम्हारा ऐसा है, गली गली में चर्चा है, लगता है आपका भी मोटा खर्चा है। क्या राइमिंग हुई है, क्या राइमिंग हुई है भाई साहब। चलो इसके बारे में चर्चा करता हूं। राष्ट्रपति को अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या होती है सर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, एक मंत्री परिषद आपको देखने को मिल जाती है। तो इस मंत्री परिषद के बारे में थोड़ी सी चर्चा आप याद रखना। ठीक है, चलो क्या देखने को मिलती है, मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद के अंदर जो मिनिमम सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम या 12 सदस्य हो सकते हैं, और जो मैक्सिमम हो सकते हैं ये 15% ऑफ लोकसभा आपको देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा के 15% देखने को मिल सकते हैं। ठीक बात, आगे बढ़िए। कौन से रिक्त हम आदेश देते हैं का अर्थ रखती है। सैरिटोरेरी का मतलब क्या होता है, सैरिटोरेरी का मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण करना, किसी चीज का उत्प्रेषण करना, किसी चीज को चेक करना कि वो सही है या नहीं है। तो यह आपको सैरिटोरेरी में देखने को मिलता है, मतलब कि उत्प्रेषण करने से संबंधित आपको ये देखने को मिल जाता है। हीबस कॉर्प्स आपको देखने को मिलता है, मतलब पेश किया जाए, पेश किया जाए। ठीक है, चलो तो इसके बारे में आपको देखने को मिलता है, पेश किया जाए, पेश किया जाए, आपको ये देखने को मिल जाएगा, पेश किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंडेवस का मतलब है हम आदेश देते हैं कि ये काम किया जाना चाहिए, ये काम नहीं किया जाना चाहिए। और अगर प्रोहिबिशन की बात करता हूं, प्रोहिबिशन की बात करता हूं, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिषेध करना, कि हम मना ही करते हैं, प्रतिषेध आपको देखने को मिलता है। अब मैंडेमस कब जारी होता है, मैंडेमस तब जारी होता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर रहा हो। जैसे कल को आप लोग लगेंगे, सरकारी नौकरी पे लगेंगे, अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करें, मान के चलिए आप सीआईएसएफ में लग गए और आप जो है मेट्रो के अंदर हैं, मेट्रो के अंदर आप देख रहे हैं कि भाई कोई टिकट के बगैर इसके अंदर एंट्री तो नहीं कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, और आप लग रहे हैं वीडियो कॉल में, अपनी महिला मित्र से वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, मैंडेमस जारी की जाएगी, कहा जाएगा कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो ये जो होती है, जब सरकारी अधिकारी, जब सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करें, जब सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें, कर्तव्यों का निर्वहन न करें, न करें, तब आपको यह देखने को मिलता है, व्हेन ए गवर्नमेंट ऑफिसर डिड नॉट फुलफिल हिज ड्यूटी देन इट इज इशूड। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख आपको कौन देखने को मिल जाएगा। जो मंत्रिपरिषद आपको देखने को मिल जाएगी तो इसका प्रमुख आपका कौन होगा। ठीक है, चलिए फटाफट लेवल पे आप मुझे बताएंगे कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख आपको कौन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। देखो 74 के 1 के अनुसार जो प्रधानमंत्री होगा वही मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, और यही चीज यहां पर क्लियर होती है। 74 के 2 में मंत्रिपरिषद की संरचना का उल्लेख है, और 74 के 3 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ये 74 के 3 में लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया, 74 के 3 में आपका क्या लिखा हुआ है कि पीएम प्लस काउंसिल कलेक्टिव तौर पर, पीएम और काउंसिल जो होते हैं सामूहिक रूप से, सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। लोकसभा के प्रति जिम्मेदार आपको देखने को मिल जाएंगे, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार आपको देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि यही लोग लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की है।
कि भारत के अंदर सबसे पहले गरीबी रेखा की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, इसके बारे में बताइए। थैंक यू मेरे भाई सत्या जाट, थैंक यू। अरे भाई जल्दी ही हो जाएगी यादव जी, जल्दी ही कंप्लीट होगी। सर आपके बैच में स्टैटिक नया वाला जो बैच आ रहा है हमारा तथास्तु, उसमें आपको वीओडी मिलेगी, स्टैटिक की वीओडी उसमें मिलेगी तथास्तु बैच में। अब हम बात करते हैं यहीं पर, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पॉवर्टी लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की है? सर भारत के अंदर गरीबी रेखा की जो अवधारणा है वो सबसे पहले प्रस्तुत कौन करता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा पेश किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पेश किया गया था, और ये 1867 में पेश हुआ था। 1867 में आपको देखने को मिल जाएगा कि 1867 में इसको पेश किया गया था। इनको कहा जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भांति इनको जाना जाता है। यही आपको देखने को मिल जाएगा परफेक्ट आंसर, इस संपूर्ण सवाल का बेहतरीन जवाब। ठीक है, चलो रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट, बहुत बढ़िया। पार्लियामेंट नहीं बच्चे, लोकसभा, यहां लोकसभा आप याद रखना, ठीक है, याद रखना। दादा भाई नौरोजी 1867 में, इनकी एक बुक आती है, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब इनकी आती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब इनकी आती है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की, वो 1901 में आती है, और उसी किताब के अंतर्गत उल्लेख किया गया है भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा का। तो भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा यहीं से निकलकर आती है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। रोहित भाई आपका बहुत बहुत आभार। अगला सवाल, अच्छा वैसे अगर हम बात करें इनकी गणना को माना नहीं जाता, तो किसकी गणना को माना जाता है? 1934 में आपकी एक और गणना होती है, ठीक है, उस गणना को माना जाता है। सर ये कौन है? ये एक समाज सुधारक है, इंडियन एसोसिएशन, जो ब्रिटेन में आपको देखने को मिली थी 1866 में, वो भी इन्होंने ही बनाई थी। इन्होंने धन निष्कासन प्रणाली, जो वेल्थ ड्रेन थियरी, ये भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता? कौन आपको देखने को मिलता है जो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन के अंतर्गत नहीं आता? केंद्र के स्तर पर जो केंद्र होता है, ठीक है, जो केंद्र आपको देखने को मिलता है, उस लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव क्रिएट होती है, उसमें कौन नहीं आता वो बताइए। सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें नहीं आता। मैं आपको विभाजन कराता हूं भाग 5 का, तो भाग 5 का विभाजन 3 हिस्सों में होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो ये जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कहां आते हैं? ये जुडिशरी में आते हैं। ठीक है, चलो ये कहां आपको देखने को मिलते हैं? ये जुडिशरी में आपको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में याद रखना। दिस इज इन जुडिशियरी, क्लियर तौर पर याद रखना। ठीक है, चलिए ये जुडिशियरी में आपको देखने को मिलते हैं। एक बच्चा कह रहा है आए हुए सवाल रिपीट नहीं होते, यह आपकी बुद्धि का खेल है, मेरे कराए हुए सवाल रिपीट होते हैं। आगे हम बात करें, साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से प्रहार होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? कौन से ऐसे पर्सन है जिनकी डेथ आपको यहां देखने को मिली है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, किसकी मृत्यु आपको यहां पर देखने को मिली है? ठीक है, फटाफट बताइए। चलिए सर हिंदी में बोलिए, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं। नहीं नहीं, ठीक है, चलो बात करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। इनको 30 अक्टूबर 1928 में इनको लाठी लगी थी। इनको लाठी आपको देखने को मिलेगी, इनके सर में लाठी लगी, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 17 नवंबर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। 17 नवंबर में इनकी मृत्यु आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी डेथ कब हो जाएगी? 17 नवंबर में डेथ हो जाएगी। 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपको यह पता लगता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री क्वेश्चन मार्क क्या आपको देखने को मिलता है? प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलता है, डी फैक्टो हेड आपको प्रधानमंत्री देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या देखने को मिलता है प्रधानमंत्री? सर यह वास्तविक कार्यकारी का प्रमुख देखने को मिलता है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है। द हेड ऑफ जुडिशरी, यह आपका सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। द रियल एग्जीक्यूटिव, यह आपका पीएम है।
लेकिन जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है ये आपका प्रेसिडेंट है। इस तरीके से भी क्वेश्चन का क्लैरिटी आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कहां पर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है आगे हम बात करते हैं। चलो, फरवरी 1947 में वेवल की जगह भारत का वायसरॉय किसे नियुक्त किया जाता है? फरवरी के अंदर भारत का जो वायसरॉय है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो कौन सा ऐसा पर्सन है जो यहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा, इसके बारे में आप बताएंगे, कौन आपको अपॉइंट किया जाएगा चलिए बात करते हैं। रहते कब तक है चलिए चलिए फटाफट बताएंगे। हाँ शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर किसी परेशानी के। हाँ भाई हाँ, देखते हैं। क्या गिरा सर? गिरा कुछ भी नहीं था भाई, क्या बात कर रहे हैं। फरवरी 1947 में बात की जा रही है, वायसरॉय किसे नियुक्त किया गया था? सर दैट इज बेसिकली माउंटबेटन। माउंटबेटन को अपॉइंट किया जाएगा। अब एक सवाल पूछा हूं, अगर मैं आपसे थोड़ा डेप्थ लेवल पे पूछा जा सकता है, जैसे अगर मैं पूछूं कि वेवल भारत को छोड़ते हैं, भारत को छोड़ते हैं किस प्लान के तहत ये भारत को छोड़ते हैं? तो ये भारत को छोड़ते हैं अंडर ऑपरेशन मेड हाउस। ठीक है, लॉर्ड वेवल भारत से इंग्लैंड गए, भारत से इंग्लैंड जाते हैं, और ये कैसे इंग्लैंड जाते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? अंडर ऑपरेशन मेड हाउस के तहत ही यहां से वहां जाते हैं। अंडर ऑपरेशन मेड हाउस, अंडर ऑपरेशन मेड हाउस ये यहां से वहां जाएंगे, याद रखना। ये माउंटबेटन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो पर्सन यहाँ पे खास तौर पर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। लोकसभा में मतों की समानता की स्थिति में कौन कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है? इसके लिए आर्टिकल 100 का फर्स्ट क्लॉज आपको दिया गया है। 100 का फर्स्ट क्लॉज बताता है, इसको बोलते हैं डिसिसिव वोट, इसको बोला जाता है निर्णायक मत, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं निर्णायक मत के तौर पर इसको जाना जाएगा। निर्णायक मत के तौर पर इसको जाना जाता है, जिसको हम कास्टिंग वोट भी कहते हैं। दैट इज नोन एज कास्टिंग वोट, निर्णायक मत इसको कहा जाएगा। यही है कास्टिंग वोट या निर्णायक मत जिसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया देखो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, करेक्ट आपको क्या आंसर देखने को मिलेगा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इसके अंदर कास्टिंग वोट करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें कास्टिंग वोट करता है। ये कंडीशन ही आपको यहां देखने को मिलती है, जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगला सवाल, 1946 में भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए 3 स्तरीय संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? 1946 में किसके द्वारा ये मिशन किया गया था, जिसमें 3 स्तरीय फेडरल गवर्नमेंट की चर्चा की गई थी कि आपको जो आजादी मिलेगी वो फेडरलिज्म के बेसिस पर मिलेगी। 3 अलग अलग लेवल्स पे फेडरल तैयार किए जाएंगे, जिसके आधार पर आपको नागरिकता, जिसके आधार पर आपको जो है स्वतंत्रता मिलेगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, तो ये नहीं हो सकता। रोलेट एक्ट आपका 1919 में आता है, ठीक है, 18 मार्च में पारित हुआ, 21 मार्च में लागू हुआ, ये भी नहीं हो सकता। अगर साइमन कमीशन की बात करें, 1928 में भारत आता है, 27 में बना है। करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ही सत्ता हस्तांतरण के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव करता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर 1773 वाला। ठीक, करेक्ट आंसर होगा 1946 कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। अरे नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता अबे भाई, आपकी सारी तगड़ी होती है। भारत संविधान में राज्य के डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। बात करें गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? सर गवर्नर 6 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए बैठता है, गवर्नर 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए बैठता है। वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन गवर्नर का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष देखने को मिलता है, 5 वर्ष देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा करने वाले न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सिर्फ 65 वर्ष है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इनकी एज क्या है जिसमें इनको रिटायरमेंट मिलती है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हिमांशु शाक्य क्लास में अंदर आते हैं। जीत सर डोंट नीड वर्ड्स, हिज ऑरा सेज एवरीथिंग चलिए आपका थैंक यू, आप समझिए। अब वैसे इसके बारे में कंडीशन आपको आर्टिकल 124 में ही बताएगी, रिटायरमेंट एज।
बंगाल के किस सामाजिक सुधारक ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 के अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सर ये आपको देखने को मिलते ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे राइटर हैं और इन्हें पहला नोबेल भी मिला था 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। इन्होंने भारत के लिए जनगण मन लिखा था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलो तगड़े तरीके से याद रखते हैं। अगला सवाल, 1905 में हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी ताकि एकता दिवस दिख सके। इस विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो दरअसल ये बंगाल के विभाजन में विरोध कर रहे थे। बंगाल का विभाजन यह डिक्लेयर किया जाता है 1920 जुलाई 1905 में इसको घोषित किया गया था। इसमें डिक्लेयर किया गया था। डिक्लेयर में लिखा था कि 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन पूरा होगा, विभाजन पूर्ण हो जाएगा, विभाजन पूर्ण होगा। ये चीज इसमें यहां पर लिखी गई थी कि विभाजन पूर्ण कब होगा, 16 अक्टूबर 1905 को। बट यहीं पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट आपको करनी होगी कि बताया गया था कि 7 अगस्त को इसके लिए आपको एक और आंदोलन शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 में एक आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नाम क्या था जो 7 अगस्त में शुरू किया गया था? सर दैट इज स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आपका यहां पर शुरू किया गया था। स्वदेशी कितना देशी है? बहुत देशी है। बंगाल का विभाजन था। क्या बंगाल का विभाजन रुका? नहीं, बंगाल का विभाजन हुआ। फिर यह आपका जो आंदोलन देखने को मिल रहा है आपको, एकता दिवस कब मनाया गया था? सर एकता दिवस सेम तारीख को मनाया गया था। रक्षाबंधन डे सेम मना था इसी दिन। इस दिन फिर आपको रक्षाबंधन दिवस भी देखने को मिलेगा, रक्षाबंधन, और साथ में बंग भंग भी देखने को मिलेगा। बंग भंग आंदोलन भी सेम डे ही शुरू हुआ है। बंग भंग आंदोलन भी सेम डे ही शुरू हुआ है। पूछा जा सकता है कि बंग भंग आंदोलन आपका जो शुरू है या रक्षाबंधन दिवस है ये शुरू है, ये किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। RNT आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? 44 संशोधन 1978 के माध्यम से इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि या संस्कृति के हितों की रक्षा की गारंटी देता है? सर कल्चरल राइट की बात करते हैं। यह आर्टिकल 29 और 30 में देखने को मिलता है। दरअसल ये माइनॉरिटीज की बात करता है। ये माइनॉरिटीज की लैंग्वेज, उनकी कास्ट, उनकी कल्चर को बचाने के प्रावधान का उल्लेख करता है। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। एक कॉल है छोटी सी, कॉल पिक कर लेता हूं। हाँ राहुल भाई। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी सर, एक बात कर लो भैया से आप। हाँ कराइए।
चलिए भाई, आगे हम सवालों की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा समय लग गया था, इस सवाल की हम बात कर लेते हैं। ये सवाल क्या है? भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम 42वें में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान कौन सा अनुच्छेद है? सर ये 51A है। काफी आसान सवाल था, लल्लू था। भारत संविधान के 51A के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। यह आपको कहां देखने को मिलता है? सर 51A के सी में आपको देखने को मिलता है, सत्य में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में विधायी शक्तियां 3 सूचियों में विभाजित है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो सवाल आपको देखने को मिला था एमटीएस में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। मानव तस्करी और जबरन प्रतिबंध को 23वां प्रतिबंधित करता है। जीडी 2025 का सवाल है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया पंकज पाजी। ये लीजिए, बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है 226। ठीक है, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। देखो अभी अभी क्या था कि अभी अभी हमारे एक छात्र का कॉल था, और छात्र का कॉल किस लिए था? जिस छात्र का कॉल था वो अयोध्या से बिलोंग करते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि मैं अयोध्या आ रहा हूँ, तो राम मंदिर के लिए जो पासेस वगैरह कुछ होते हैं तो वो आप अरेंज करा लीजिएगा। तो ये वर्किंग है, वर्किंग क्या, इनकी वहीं पे पोस्टिंग चल रही है। तो इन्होंने कहा कि सर आपके लिए पास की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए बस, बाकी हम खुदा ही देख लेंगे। मैं ठीक है भाई, ठीक है चलिए। ठीक है चलिए। तो ये कल होगा, कल मैं जाऊंगा राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि भगवान अच्छे प्रकार से दर्शन कराने का मौका हमें दे पाएंगे। ठीक है चलिए। अरे भाई मैं ट्रेन से नहीं आ रहा, बैलगाड़ी से आ रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य के राज्य विधान परिषद में एक छठा सदस्य नामित कर सकता है? राज्य के विधान परिषद के अंदर एक छठा सदस्य नामांकित कर सकता है। 1/6 ऑफ द मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय हुम। 171 के 5वें क्लॉज की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो यह अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, बताते हैं यह किसके द्वारा यह अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है चलिए, याद रखना। तो 171 का जो 5वां आपको देखने को मिलता है, गवर्नर आपको देखने को मिलता है, राज्यपाल यानी गवर्नर होते हैं, जिनके द्वारा ही यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखेंगे, शाबाश। अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसके बारे में विस्तार से बताता है? आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एलैबोरेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किस बारे में एलैबोरेशन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एडवाइस प्रेसिडेंट। पूछा गया 74 की बात की जा रही है। सर अगर हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 का दूसरा क्लॉज, ये 75। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट है, ये अपॉइंट नहीं होता, इसके लिए चुनाव होता है। राष्ट्रपति का करेक्ट आंसर यही होगा। फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत अपॉइंटमेंट ये 280 में देखने को मिलती है। इसके अंदर आंसर आपको देखने को मिलती है। परफेक्ट आंसर है आपका ये है सी। ठीक है, कल छुट्टी नहीं रहेगी भाई, कल कोई छुट्टी नहीं रहेगी। आज ये क्लास ले लिए, शाम को एक रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी, कल मैं आके लाइव ले ही लूंगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए, भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की अवधारणा है, वह किस देश से ली गई है? यह अवधारणा कहां से ली गई है? सर पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो आपको देखने को मिलती है, या किस देश से लिया गया प्रावधान है, ये कहां से प्रेरित है? बताइए, फटाफट बताइए, करेक्ट लेवल पर बताते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलते हैं। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई है? सर यह ली गई है सोवियत यूनियन से ली गई है। तो मौलिक कर्तव्य आपके कहां से लिए गए? दे हैज बीन टेकन फ्रॉम सोवियत यूनियन। ये सोवियत यूनियन यानी रशिया जैसे देशों से लिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्ति विभाजन के लिए कितनी सूचियां प्रदान करी हैं? सर यहाँ 3 सूचियां, कितनी सूचियां प्रदान करी थी बताइए? ये अच्छा है, कितनी सूचियां 1935 एक्ट में आपको देखने को मिली थी? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल आपको ये देखने को मिल जाएगा। फटाफट इसके बारे में हम चर्चा कर देंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट बताइए।
ठीक है, बच्चे कह रहे हैं 2, मेजरली लोगों का कहना है 2, कुछ लोगों का 3 भी कहना है। ठीक है, चल रहे हैं, चलें। देवशीन मैं किसी को इग्नोर नहीं करता। ठीक है, बात को समझिए यार, इसमें सूचियां थी 3, बट इसमें थी फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, ऐसे थी इसमें। फेडरल थी, प्रोविंशियल थी, विंशियल थी और कॉन्करेंट थी। ये 3 सूचियां आपको देखने को मिलती हैं, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। ये 3 सूचियां आपको देखने को मिलती हैं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड ये आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य है जो भारतीय मुख्यमंत्री नहीं करते? भारत के राज्य के अंदर मुख्यमंत्री इनमें से कौन सा कार्य नहीं करते, बताइए। चलो बात कर लेते हैं। अंतर राज्य लोक सेवा आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है, गाइड्स द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज फॉर द स्टेट, ये करते हैं। इज द सोल लिंक बिटवीन काउंसिल मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, एडवाइजेस द गवर्नर, राज्यपाल को सलाह देते हैं। परफेक्ट। अंतर राज्य लोक सेवा आयोगों के कार्य का समन्वय नहीं करते, या गवर्नर करता है, या गवर्नर का काम है। ए इसका अंदर आंसर होगा, ए इसके अंदर आंसर आपको देखा होगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट है, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये बढ़िया सवाल है, फटाफट बताइए। जीडी 2025 में आपसे पूछा जा रहा है, बताओ। भारत के अंदर जो जनगणना आयुक्त है और जो महारजिस्ट्रार है, ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यह किसके अधीन काम करते हैं? आपको यह बताना है, यह किसके अधीन यह काम करेंगे, बताओ। सर वास्तविकता में यह किसके अधीन काम करते हैं? मैं सच बताऊं तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन यह काम करते हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिस्ट्री है वो होम मिनिस्ट्री ही है। अब सवालों को आप देखिएगा, ये सब सवाल किसके हैं? जीडी 2025 के हैं। मैंने बताया था कि हम फालतू का समय बर्बाद नहीं करते, हम समय निकालते उस तरीके के सवालों को लेकर आते हैं जो आपके लिए वाकई में चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपको देखने को मिल जाएगी, MOHF। नेक्स्ट है, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत ग्राम पंचायतों के गठन की वकालत करता है? 42वां आपको देखने को मिलता है कि भाई मानवीय दशा उपलब्ध कराना लोगों के लिए। 44वां आपको कहां देखने को मिलता है? तो 44 आपको देखने को मिलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 46 आपकी जितनी भी पिछड़ी या दबी कुचली या फिर आपकी कमजोर जातियां हैं उनकी सहायता करना। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने डोमेनियन में हुआ था? 2 डोमेनियन में हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़े गए हैं? 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आर्टिकल कौन सा? 51A आर्टिकल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 51A में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सर मऊ, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस। मैं बनारस में अपना मीटअप रखूंगा। मैं पहला मीटअप कोशिश करूंगा कि विश्वनाथ जी की नगरी में रखा जाए, बनारस में पहला मीटअप वहीं होगा हमारा। लीजिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने देश में जीएसटी की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया था? तो भारत में जीएसटी के लिए जो मार्ग प्रशस्तीकरण हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? यह सवाल है आपका 51वां सवाल है। तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। एक और बचा हुआ सवाल, आज की क्लास का अंतिम सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर बताना। 25 क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए छोड़े गए हैं। जो बेस्ट क्वेश्चन है 25, जो आपको पीडीएफ अभी के अभी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, इनको आप डाउनलोड कर देना। और आज के लिए यही कॉन्सेप्ट रहेगा। हालांकि क्लास लंबी चलनी थी, बट ऐप के ऊपर एक क्लास जो है आ गई है, एक नोटिस आ गया है ऐप के ऊपर क्लास जरा लगी हुई है, तो वो क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। बाकी आप सभी लोगों से बहुत विशेष यहाँ पर अनुरोध कि भाई आप में से जितने भी छात्र हैं इस पूरी सीरीज को पूरा कर देना। और जो लाइव सेशन हमारा अगला होने वाला है यह आपका इंडियन पॉलिटी का होगा। बेस्ट क्वालिटी की पॉलिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इस वाली क्लास को तगड़े तरीके से आप लोग लाइक जरूर कर देना। 17 तारीख में दोपहर में 12 बजे क्लास होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।